Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So this is the 13th lecture related to polity, current affair, and I will going to make two more videos for polity, and 15 lecture is enough for current affair prelims examination UPSC, है ना? This all videos are related to current affair और current affair में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है पॉलिटी में. पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो इसी तरीके से आते हैं, आपको इसी तरीके से मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, go through the fundamental right, DPSP and fundamental duties in a thorough way. ओके, वो अगर जितने आप थोरो वे में पढ़ोगे, जितने अच्छे से आप उनको एनालाइज करोगे, तो क्वेश्चन आपको वहां से बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, है ना? तो वो होता है हमारा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज. उसको आपको कोई भी पढ़ा लेगा, उतना आप पढ़ने के बाद जब तक आप उसमें खुद एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी. क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है, इट इज नॉट अबाउट फैक्ट्स. डीपीएसपी इज नॉट अबाउट फैक्ट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स. इट इज अबाउट एनालिसिस, कितना आप उसमें एनालिसिस करते हैं, है ना? तो ये जो आज हमारा वीडियो है उसमें मैंने 3 टॉपिक अभी कवर किए हुए हैं. वो है अपना, एक है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दूसरा आता है आर्बिट्रेशन एक्ट, एंड आता है फिर डीलिमिटेशन कमीशन. ये 3 अभी न्यूज में है और ये न्यूज के अलावा ये टॉपिक्स भी होते हैं जो हम यूजली लक्ष्मीकांत में या कहीं पे पढ़ते भी हैं, है ना? तो ये तीनों टॉपिक को आपको पढ़ना है. एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टॉपिक मैंने क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं ना, हमेशा की तरह एमसीक्यूज भी है यहाँ पे. तो एमसीक्यू को सॉल्व करके प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ. इफ यू विल गोइंग टू सी दैट आई एम रिप्लाइंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी मुझे वहां पे कमेंट कर रहा है. ओके, so before this I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform, providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests and quiz, unlimited access to the classes and structured course. There are 100 plus educators on Unacademy platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. This is about me. My name is Tarkeshwar Jain. I am going to put this is my Telegram channel from where you can get the PDF. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है. अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन प्लान भी होते हैं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान. यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड TJLIV. अनअकैडमी कॉम्बेट इज गोइंग ऑन. 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने हैं एंड यू विल गोइंग टू गेट रिलेटिव स्कोरिंग फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट एज वेल. यू कैन विन द अमेजिंग प्राइजेस हियर. 14 से 28 फरवरी को ये होते हैं और टाइमिंग है 11 बजे. और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप कोड TJLIV एंड हु विल गोइंग टू विन द प्राइज. और 500 रैंक तक जिनकी आती है तो दे विल गोइंग टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ बेनिफिट्स व्हिच Unacademy विल गोइंग टू प्रोवाइड. 1 year 2 year NCERT बैचेस इज ऑल्सो गोइंग ऑन. Unacademy Iconic, Unacademy Plus 2 प्लान होते हैं. अगर आप कंबाइन लेकर चाहते हैं तो यू कैन परचेज दिस कंबाइनली ऑल्सो. तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है कोड TJLIV. इन द सेम वे प्लस में GS प्लस ऑप्शन का अगर आप साथ में लेते हैं तो यू कैन अप्लाई द कोड TJLIV. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको नियुक्ति किस तरीके से होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, और इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, दैट वी हैव टू सी. क्योंकि विजिलेंस की बात आ रही है तो विजिलेंस हमारे इंडिया में अभी जो चल रहा है वो काफी ज्यादा थोड़ा सा चलता है. नाउ कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड न्यू CVC. तो किसने हेड किया इसको? प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया. और क्या इलेक्ट किया है? नया सिलेक्ट किया है, नॉट इलेक्ट, क्योंकि इलेक्ट मतलब होता है चुनाव के थ्रू. तो यहाँ पे इलेक्ट वर्ड आ रहा है, सिलेक्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है? तो सिलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर की बॉडी, जो हेड की है प्राइम मिनिस्टर ने, CVC के नए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है वो जान लो थोड़ा सा. तो देखो, विजिलेंस की मतलब आ रही है, तो विजिलेंस मतलब होता है जांच पड़ताल. तो यहाँ पे हम प्रिवेंट करना चाहते हैं करप्शन को. तो करप्शन किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि वर्ड आ रहा है यहाँ पे सेंट्रल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जांच पड़ताल का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो प्रिवेंट करता है करप्शन. तो CVC एक मेन एजेंसी होती है. ये 1964 में बनाया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से. सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन किसका था? तो सांथानाम कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था. और सांथानाम कमेटी के और इसको 2003 में स्टेटरी रिकॉग्निशन मिला था. तो नाउ इट इज ए स्टेटरी बॉडी. और इनिशियली जब ये बना था तो इट इज नॉट पास बाय एनी एक्ट और समथिंग, इट इज जस्ट ए स्टेटरी बॉडी, ठीक है? तो ये क्या है? स्टेटरी बॉडी है. और दर्जा इसको स्टेटरी बॉडी का कब मिला था? तो 2003 में इसको दर्जा मिला हुआ है स्टेटरी बॉडी का. और सांथानाम कमेटी के अंदर ये बनाई गई थी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1962 और 1964 के दौरान, ठीक है? तो करप्शन को टैकल करने का इसका मेन मोटिव है. सांथानाम कमेटी है, स्टेटरी बॉडी 2003 में बनाई गई है और प्रिवेंट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के करप्शन के लिए. अब व्हाट इट इज ऑल अबाउट, तो कितने मेंबर होते हैं? तो मल्टी मेंबर बॉडी होती है CVC एंड नॉट मोर देन 2. मतलब एक होगा CVC और 2 होंगे हमारे विजिलेंस कमीशन. मतलब एक होगा चीफ और एक होता है विजिलेंस कमीशन. जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन में होता है, तो एक होता है सेंट्रल
जो हमारा इलेक्शन कमीशनर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो दो इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमीशन। तो इधर पे भी हमारा एक सीबीसी होता है और एक वीसी, दो वीसी होते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बट अपॉइंटेड बाय whom? तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और वारंट अंडर द हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर कमिटी। और 3 मेंबर कमिटी में हेड कौन करेगा? एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक होते हैं हमारे होम मिनिस्टर। तो देखो 3 लोगों ने मिलकर इस बॉडी को बनाया जाता है। एक होता है पीएम, एक एचएम, और एक होता है एलओपी। एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब इसका टेन्योर की बात करेंगे तो देखो यूजली इसका टेन्योर होता है 4 इयर्स का, और अंटिल द एज ऑफ 65 इयर्स। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो 65 इयर्स का रिटायरमेंट प्लान हुआ है, ठीक है। और या फिर 4 साल का इसमें आपको टेन्योर दिया जाता है। एक और चीज याद रखना है कि जैसे हम यूपीएससी या फिर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट एलिजिबल, मतलब कैग में आपको एलिजिबल नहीं होते हैं फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहां पे भी यू विल नॉट गोइंग टू एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में। जरूरी नहीं होता है कि जो सेंटर से रिटायर हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट सीवीसी को कैसे रिमूव करेगा? तो देखो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें वो रिमूव कर सकता है, और जितनी भी सैलरी अलाउंसेस होती हैं या फिर सर्विस कंडीशंस होती हैं तो दे आर सिमिलर टू द मेंबर ऑफ ए यूपीएससी। हमेशा हम सिमिलर पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर इन तरीके से, इधर पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे यूपीएससी की तर्ज पे जो सैलरी अलाउंसेस होती है वो उनको मिलती है, और उनको कोई डिसएडवांटेजेस नहीं मिलेंगे ड्यूरिंग देयर सर्विसेज। एक बार जो सैलरी फिक्स हो गई, चीजें हो गई, तो सर्विसेज के दौरान उनको उससे कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। तो क्या हमने फैक्ट्स देखे यहाँ पे? 4 साल, 65 इयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट आइदर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मल्टी मेंबर बॉडी है, एक सीबीसी, 2 वीसी, और इसमें कौन बनाता है? पीएम, एचएम और लीडर ऑफ अपोजिशन इसको बनाता है। एंड अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील। अब इसका एक मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो जस्ट आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 इयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 इयर्स, मतलब 5 साल और 65 इयर्स, ये दोनों इनका पूरा कार्यकाल ये कि सही है। और आफ्टर देयर टेन्योर दे आर एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत इजी है, बहुत। अभी जो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा इसको, जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, देन यू कैन बी एबल टू आंसर दिस बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो गो एंड अवेल, और इसको अभी 2 मिनट का वीडियो पॉज करो, इसको देखो, समझो, और फिर इसके बाद इसका आंसर करना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली यू विल गोइंग टू फाइंड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। नाउ अब आता है हमारा आज का सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट्स। तो ये क्या है? आर्बिट्रेशन एक्ट्स क्या होते हैं? आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है? दलील करना, है ना। गवर्नमेंट ने एक पास किया है न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर, मतलब एक न्यू दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट पास किया है, एंड आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट। तो गवर्नमेंट ने अभी ये पास किए हुए हैं 2 एक्ट। क्या है? एक है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, और एक है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। 2 तरीके के ये एक्ट आते हैं। नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन? तो आर्बिट्रेशन मतलब दलीलों का, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना, डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर न्याय सेशन कोर्ट ये सब लोग उसमें आएंगे, बीच में पड़ेंगे, नहीं। इसमें क्या होता है यूजुअली कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है 2 पार्टियों की बहस को सुलझाने के लिए, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। और विदाउट रिसोर्टिंग टू द कोर्ट एक्शन, मतलब कोर्ट में ना जाने से पहले एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त कर देना, और वो नियुक्ति के दौरान वो आर्बिट्रेटर क्या करेगा? दोनों की दलीलें सुनेगा और अपना फैसला सुना सकता है। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन एंड अदर बीइंग मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड लोक अदालत। ये तीनों क्या होते हैं? अलग अलग चीजें होती हैं। अभी हम आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आर्बिट्रेशन हमें यहाँ पे देखना है। अब ये क्या है? कॉन्फिडेंशियल होगा, तेज होगा, चीपर होगा कोर्ट से जाने से पहले। यहाँ पे कोई लॉयर वॉयर हायर नहीं करना है, और यहाँ पे सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। और आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं वो क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं एंड एनफोर्सेबल होते हैं थ्रू कोर्ट्स। मतलब दिस अवार्ड्स आर बाइंडिंग, मतलब जो भी वो फैसला सुनाएंगे वो उनको बाइंडिंग होगा और वो एनफोर्स करने पड़ेंगे कोर्ट के थ्रू। मतलब कि एक बार अगर पार्टीज ने इन्वॉल्व कर लिया कि हाँ हम इसके थ्रू जाएंगे, तो नाउ दे आर जो भी फैसला होगा दैट फैसला विल बी बाइंडिंग ऑन देम। अब एनडीआईएसी एक्ट क्या होता है? तो एनडीआईएसी एक्ट ने रिप्लेस किसको किया है? ICADR, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। और ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माना जाता है। ICADR क्या था? ये 1995 में सोसाइटी की तरह इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में इसको रजिस्टर किया गया था फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोलेटेड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन फैसिलिटीज। तो ऑल्टरनेटिव वर्ड क्या आ रहा है? ADR मतलब कोर्ट में ना जाके आपका कहीं और तरीके से सेटलमेंट हो जाना, उसको हम बोलते हैं
ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन अथॉरिटीज। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस। आपने कई बार सुना होगा वोडाफोन केस होता है ना, एक वोडाफोन केस था। अभी रिसेंटली अमेजोन का एक केस चल रहा है। तो अमेजोन क्या है, अपना एक रिलायंस इंडस्ट्रीज होती है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप, इन के बीच में ट्रेडिंग हुआ, मतलब रिलायंस हैज परचेज दिस फ्यूचर ग्रुप, बट अमेजोन इज मीडिएटर और अमेजोन का कोई इश्यूज है, तो यहां पे भी क्या है, आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है। एंड इट इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन, दिस आईडीएसीआर और एनडीआईएसी, इट इज हेडेड बाय चेयरमैन। चेयरमैन कौन होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, या फिर एमिनेंट पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे सेंटर्स के, तो ये जो अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेंटर्स के आर्बिट्रेशन के अलावा, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले पैनल का एक्रीडेटेड आर्बिट्रेटर कंसील करना, कंसीलेटर होना, मीडिएटर होना चैम्बर ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू, एस्टेब्लिश करना आर्बिट्रेशन एकेडमी फॉर ट्रेनिंग आर्बिट्रेटर्स, प्रमोट करना स्टडीज एंड रिफॉर्म्स को अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस एंड रिलेटेड मैटर्स में, कोऑपरेट करना दूसरी सोसाइटीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिससे कि हम जो कोर्ट में इतने सारा जो बर्डन हो रहा है, 3 करोड़ जो केसेस फाइल्ड है ऑलरेडी, उन सबको दूर करना। अब इसमें एक एक्ट आया था, वो है 2019 का एक्ट, आर्बिट्रेटर एंड कंसिलेटर अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट ने अमेंड कर दिया है 1996 के एक्ट को, टू डील विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर्स। तो ये क्या करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी, आर्बिट्रेटर काउंसिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया करके ये बॉडी बनाई गई है, जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को देखेंगे। फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशंस एंड आर्बिट्रेटर एग्रीडेशंस। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट जो होगा आर्बिट्रेटर का, वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेटेड आर्बिट्रेटरी इंस्टीट्यूशंस करेंगे, जो कि पहले कौन करता था, पार्टीज खुद करते थे। अभी हम आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेट अपॉइंट करके देगा। पहले कौन करता था, पहले इंडिविजुअली दो पार्टी जो लड़ाई कर रही हैं वो ही अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेते थे। और इसका मकसद क्या है कि जो टाइम रेस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव कर दिया फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेटर्स, एंड से ट्राइब्यूनल मस्ट ट्राई टू डिस्पोज इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर विद इन 12 मंथ्स। मतलब कि उन्होंने टाइम रेस्ट्रिक्शंस को तो रिमूव कर दिया, बट क्या करा, 12 मंथ के अंदर उसको खत्म करने की बात करी थी। इन द कंप्लीशन जो है रिटर्न सबमिशन को किसको दिया जाएगा, 6 महीने में आर्बिट्रेटर को सबमिट किया जाएगा, और कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, आर्बिट्रेटर की कोई भी टाइम लिमिट अब नहीं है, और आर्बिट्रेटर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है, और इसको अभी आर्बिट्रेटर्स अगर दो पार्टीज में अपॉइंट करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट विल गोइंग टू अपॉइंट देम। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन और पॉज करके वीडियो इस पर जाओ। इट इज a settlement of dispute between parties to a contract by a neutral third party without resorting to court action. आर्बिट्रेटर एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019 ये क्या कहता है कि इट इज विल नाउ बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट डिजिग्नेटेड आर्बिट्रेरी इंस्टीट्यूशंस। ये अभी मैंने आपको बताया। एंड इट इज ए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय थर्ड पार्टी विदाउट रिसोर्टिंग टू ए कोर्ट एक्शन। तो क्या आर्बिट्रेटर का ये मकसद होता है क्या, तो ये आपको समझना होगा, और इसमें वन ओनली या टू या फिर बोथ या नाइदर, ये हमें आंसर करना है। ठीक है, तो आज हमारा ये 2 टॉपिक खत्म हो गए। नाउ द थर्ड टॉपिक विच वी विल गोइंग टू लर्न इज डिलिमिटेशन कमीशन। बिफोर दिस थोड़ा सा ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं रखता, बट मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे अगर मेरा वीडियोस देख रहे हो तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, आप लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर पॉलिटी को अच्छा करना है, पॉलिटी में पूरे मार्क्स लेके आने हैं, ये वीडियोस देख लो। 15 वीडियोस है, कोई ज्यादा वीडियोस नहीं है, हार्डली आपके 45-50 मिनट के आपको ये वीडियोस होंगे। वो वीडियोस में 15 वीडियोस में पॉलिटी सेक्शंस कवर हो गया है। इसके अलावा आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी है या फिर किसी आपके कोचिंग के नोट्स हैं जहां से भी आपने अरेंज कर लिया, इसमें आप मोर देन सफिशिएंट हो। आफ्टर दैट जैसे मैंने एमसीक्यू आपको पे लगवाए हैं, वो एमसीक्यू 3 है ना, हर एक टॉपिक के बाद एक एक एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। बट व्हाट आई सजेस्ट यू कि गो थ्रू द कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो अपने मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट, वो मॉक टेस्ट को लगाओ, जिससे कि आपका जितना अच्छा पॉलिटी आप करोगे, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चंस होते हैं 15 से 17, अगर 15 से 17 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट सही कर लिए तो यू विल गोइंग टू गेट 30 और 34 मार्क्स। वो 1/3 मार्क्स, 1/3 भी नहीं, 33 मार्क्स के लगभग आपको, इतना 1/3 मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 और टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे आपका हिस्ट्री हो और एनवायरमेंट हो या फिर आईआर हो। आईआर भी बहुत अच्छा वेटेज है। इसके बाद मैं आपका जो अगले टॉपिक शुरू करूंगा वो आईआर के ही रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से ही प्रीलिम्स निकाला जाता है। अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठ गए, आपने कहा कि मैं साइंस एंड टेक भी पढ़ लूंगा, मैं आईआर भी पढ़ लूंगा, मैं लक्ष्मी गांधी पढ़ लूंगा, मैं हिस्ट्री, मैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब पढ़ने जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से तैयारी करना है तो बहुत अच्छे से आप जा सकते हो। ठीक है ना।
अब हम क्या पढ़ रहे हैं आज, डिलिमिटेशन कमीशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमेशा न्यूज में रहता है क्योंकि इसके थोड़े ऊपर नीचे टर्मिनोलॉजीज दिखने को आपको मिलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानो डिलिमिटेशन क्या है। तो देखो डिलिमिटेशन क्या होता है कि आपके यहाँ पे एक, जैसे मैं एमपी से बात करूं तो एमपी में कितने 51-52 जिले हैं लगभग, ठीक है। तो एमपी के जो 51-52 जिले हैं उसमें आपने देखा होगा कि 2 जिलों को मिला के एक एमपी चुना जाता है लगभग लगभग, है ना, या फिर एक जिले में एक एमपी हो जाएगा। तो 30 एमपीज होते हैं एमपी में, 29 से 30 एमपी हैं। तो वो 30 एमपी या फिर 230 जो एमएलएज हैं, एमएलए 230 हैं। तो ये अब आपने क्या देखा है, जिले 50, ठीक है, मगर एमएलए चुन के आ रहे हैं 230। अब डिस्ट्रिक्ट्स हैं 50-51 जितने भी है, तो उसमें एमपीज कितने चुन के आ रहे हैं, 29 से 30। तो ये रेशियो कैसे डिसाइड होता है, तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो कौन डिसाइड करता है, ये डिलिमिटेशन कमीशन ये डिसाइड करती है। एंड डिलिमिटेशन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूटी। अभी ये जो डिलिमिटेशन बनाई गई है वो कहां का रिशफल करने के लिए बनाई गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर का, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड। तो इन सब का जो डिलिमिटेशन करना है, मतलब इनकी बाउंड्रीज को डिसाइड करना है या फिर इनकी सीट्स को डिसाइड करना है, वो सब कौन करेगा, तो डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू किया जाता है। अब ये जो डिलिमिटेशन है अभी वो किसके बेसिस पे किया जा रहा है, वो है 2011 के सेंसस में जम्मू एंड कश्मीर, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन और या फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एंड कमीशन को हेड कौन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं रंजना देसाई, उनको वो कमीशन को हेड करती है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इसमें जो डिलिमिटेशन हो रहा है वो हो रहा है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ठीक है। एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2001 सेंसस वाज कंप्लीटेड इन 2008। तो देखो हर सेंसस के बाद एक्चुअली क्या होता है, आपके यहाँ पे वो 2011 का सेंसस अगर हम देखेंगे तो पॉपुलेशन 2010 की एक की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी ना, बट सीट अलॉटमेंट वैसा ही है। तो सीट अलॉटमेंट एससी को देना, ओबीसी को देना या फिर सीट का बंटवारा करना किस तरीके से, वो सब डिलिमिटेशन कमीशन ही देखती है। एंड ये जो एक्सरसाइज है वो पोस्टपोन कहां पे हुई है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड ऑन अप्रहेंशन ऑफ थ्रेट टू द पीस एंड पब्लिक ऑर्डर। क्योंकि अब लड़ाइयां भी तो शुरू होगी, जो नेता है आप उन्हीं की सीट को आप बंटवारा कर दोगे तो लड़ाइयां तो होगी। अब डिलिमिटेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो, एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ ए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए कंट्री और प्रोविजंस हैविंग ए लेजिस्लेटिव बॉडी। आर्टिकल 82 याद रखो, आर्टिकल 82 है जिसमें पार्लियामेंट कहता है कि वो डिलिमिटेशन एक्ट हर एक सेंसस के बाद कलेक्ट करेगा और वो एस्टेब्लिश करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। तो पार्लियामेंट क्या करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन को क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। आर्टिकल 170 क्या कहता है कि स्टेट्स में भी डिलिमिटेशन एक्ट लगेगा और हर एक सेंसस के बाद स्टेट्स में भी डिलिमिटेशन लगाया जाएगा। और अभी तक केवल 4 बार है कि जो डिलिमिटेशन लगा हुआ है और लागू हुआ है, 52, 63, 73, 2002 में। अब जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और ये किसके साथ में काम करेगा, देखो हेड कौन कर रहा है, जज कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना देसाई। कोलैबोरेशन किसके साथ होगा, तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव की बातें होंगी ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें आएगा। तो अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया। कोलैबोरेशन किसके साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ है। और इसमें हेड कौन कर रहा है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो है इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड होंगे या फिर सर्विंग होंगे, और चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन हेडेड बाय और या फिर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये रिमेंबर दिस थिंग, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन आएंगी अगर वो स्टेट की लिमिटेशन की बातें होगी तो, ठीक है। Coming back to the question, now only retired judge of a Supreme Court act as a chairperson. Delimitation is appointed by President of India and work in collaboration with Election Commission of India. Go pause this video, इसको देखो, समझो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। बहुत अच्छे से ये 3 टॉपिक आज हमने कवर किए हैं, ठीक है। 3 टॉपिक के बाद एट द एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि अगर आप लोग देख रहे हो कि कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, वो कैसे कितनी बड़ी पर्सनालिटीज बनी है, तो अनअकैडमी समिट 2.0 इज गोइंग ऑन 20 से 21 फरवरी को। प्लीज रजिस्टर हियर करो, ठीक है। और इसके बाद आप जितने भी स्पीकर्स, एमपी, एमएलए हैं या फिर आपके नोबेल प्राइज के विनर हैं या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल, आईएएस, आईपीएस जो भी होते हैं, सब लोग आप लोगों को यहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए मिलेगा। तो एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। TJLIB is my code. You can avail 10% discount here, and Tarkeshwar Jain PSIR is my Telegram channel.
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, जिससे कि मैं आपको ये टॉपिक्स लाता रहूं डेली के डेली और आपके लिए पूरी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच।